जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल एक्सीलेंट सर पे। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी बच्चों का 10th और 12th बच्चों का एग्ज़ाम फेस्टिवल चल रहा है और आपने 2-3 एग्ज़ाम, किसी ने 4 एग्ज़ाम दे भी दिए हैं। तो अभी फ़िलहाल बात करने वाले हैं 10th क्लास के बच्चों के लिए जिन्होंने अभी तक 3 एग्ज़ाम दे चुके हैं। पहले दो एग्जाम उनके बहुत अच्छे हुए थे, लेकिन कल आप एसएसटी का एग्जाम देख चुके हैं। कुछ बच्चों का एग्जाम बहुत अच्छा भी गया, लेकिन कुछ बच्चों के चेहरे थोड़े से लटके हुए भी मिले। नहीं, कुछ बच्चों का एग्जाम बहुत अच्छा गया, लेकिन कुछ बच्चों का एग्जाम थोड़ा अच्छा नहीं गया। तो जो हुआ सो उसे छोड़िए। अभी साइंस का पेपर जो 20 मार्च को होने वाला है, हम उस पर बात करने वाले हैं। तो क्लास 10 साइंस जो आपका एग्जाम है जो 20 मार्च 2024 के दिन होने वाला है, तो इस 20 मार्च को आप अपने ध्यान में रखिए। तो अभी अपने बात करते हैं कि अब तक आपने अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भी 100 बटा 100 की रणनीति आपको बताने वाला हूं। तो आज बने रहिए इस पूरी वीडियो के अंदर। अभी आप अगर इन 3 दिनों में अच्छी तैयारी कर लेंगे तो आपके अच्छे अंक आ सकते हैं। सबसे पहली बात, आपको क्या करना है, खुद पे भरोसा रखना है। ये नहीं कि कैसा होगा, क्यों होगा, किस लिए होगा, आपको खुद पे भरोसा रखना है। उसके बाद में कुछ मुख्य पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले पॉइंट पे मैं बात करूंगा कि आप एसएसटी के पेपर को देख के भयभीत न हो। ये नहीं कि एसएसटी का पेपर ऐसा आया है तो साइंस मैथ का पेपर कैसा आएगा, बिल्कुल भी भयभीत नहीं होना है हमें। अगली बात करें कि हमें हमेशा मन के अंदर यह सोचना है कि जो विज्ञान का पेपर आने वाला है बहुत अच्छा आएगा। जो भी आपने पढ़ा है वहां से आएगा, जो आपने पढ़ा है वहीं से आएगा, जो आपने पढ़ा है वहीं से आएगा पूरा पेपर। अगली हम बात करें तो इन 3 दिनों में आपको क्या करना है कि इन 3 दिनों में तीनों पार्ट्स पढ़ने हैं। तीनों पार्ट्स का मतलब है कि आपको केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स तीनों पार्ट्स पढ़ने हैं। आज आप केमिस्ट्री पढ़ सकते हो, कल आप बायो, उसके बाद में फिजिक्स, और उसके बाद में 19 तारीख के लास्ट में आप तीनों का रिवीजन कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात जो निकल के आती है वो है कि आपको छोटे प्रश्नों पे ज्यादा ध्यान देना है। जैसे अभी बड़े प्रश्न आएंगे, निबधात्मक प्रश्न आएंगे या दीर्घ लघुत्रात्मक या लघुत्रात्मक प्रश्न जो आने वाले हैं, उन्हें आप अच्छे से लिख सकते हो। अगर ये मान लो कि 100 वर्ड प्लस है आपको उत्तर देना है, तो आप उसमें कुछ ना कुछ लिखोगे तो एग्जामिनर आपको नंबर दे देगा। लेकिन अगर वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे या जो रेगिस्तान वाले प्रश्न आएंगे, उनका करेक्ट उत्तर आपको वहां लिखना होता है। तो आपको इन 3 दिनों में छोटे प्रश्नों पे ज्यादा ध्यान देना है। तो अभी आपके लिए ये हुआ। तो अभी हमें जो साइंस का हमारा सिलेबस है एक बार उस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। उसके बाद में हम पूरा जो अपनी केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, उस पर बात करने वाले हैं। तो एक बार आप सिलेबस देखिए, कहाँ से कितने प्रश्न आएंगे, कौन से लेसन से कितने प्रश्न आएंगे ये भी आपको पता होना चाहिए, और कहाँ से छोटा प्रश्न आने वाला है, कहाँ से बड़ा प्रश्न आने वाला है, इस बात का आपको पता होना चाहिए। तो आइए मेरे साथ हम सिलेबस पे चर्चा करते हैं। तो अपने अभी हमारे जो विज्ञान का सिलेबस है उस पर बात करने वाले हैं। कहां से कौन सा प्रश्न उठने की संभावनाएं हैं वो हम चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी साइंस के अंदर जो टोटल लेसन है, जो टोटल चैप्टर है, वह 13 चैप्टर है। इन 13 चैप्टर को 3 भागों में बांटा गया है: रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री, जीव विज्ञान, बायोलॉजी और फिजिक्स। इन 3 भागों में से बांटा गया है। तो हम तीनों भागों पे अलग अलग से बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं बात करूं रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान, आप सभी को पता है कि रसायन विज्ञान में हमारे कुल 4 चैप्टर दिए हुए हैं। उनमें से सबसे जो पहला चैप्टर है वह है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया व समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया व समीकरण। तो इस लेसन से आपको बड़ा कोई प्रश्न नहीं आने वाला है। इस लेसन के अंदर हमें सभी रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पता होना चाहिए। समीकरण, जैसे कि अभिक्रिया की बात करूं तो संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, जिसके अंदर अब चयन उपचयन दोनों आ जाएंगे। उसके बाद में बड़े टॉपिक की बात करें तो इसके अंदर संक्षारण, एक तो संक्षारण और विकृत गंधिता,
ये अच्छे टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आने की 100% संभावना है कि यहाँ संक्षारण, विकृत गंधिता और सभी प्रकार की अभिक्रियाओं से 100% प्रश्न उठने वाला है। ओके, अभी अपने दूसरे लेसन की बात करें तो दूसरा लेसन हमारा आ जाता है अमल व क्षार। अमल व क्षारक, अमल व क्षार वाला हमारा दूसरा लेसन है, यहाँ पे आ जाता है अमल, क्षार व लवण। तो इसके अंदर आपको अमल क्षार के अंदर अंतर पता होना चाहिए, और अमल की धातु के साथ अभिक्रिया, क्षार की धातु के साथ अभिक्रिया, ये सभी आपको यहाँ से पता होना चाहिए। और उसके बाद में सभी प्रकार के अमल, नींबू में कौन सा अमल है, इमली में कौन सा अमल है, आंवले में कौन सा अमल है, चिंटी के डंक में कौन सा अमल है, यहाँ से भी प्रश्न 100% उठने वाला है। उसके बाद में बात करूं मैं तीसरे लेसन की, तो तीसरा लेसन हमारा आ जाता है धातु व अधातु। धातु व अधातु, तो इसके अंदर जो सबसे पहला प्रश्न उठता है वह धातु अधातु में अंतर हो गए, धातु और अधातु में अंतर हो गए। अंतर के बाद में अपने बात करें तो धातु के भौतिक गुण, धातु व अधातु के भौतिक गुण आ जाएंगे। सबसे पहले भौतिक गुण का मतलब होता है कि इनकी बनावट, भौतिक का मतलब होता है कि इनकी बनावट, इनका रंग रूप आकार कैसा है। अर्थात बात करें कि धातु होते हैं चमकीले होते हैं, ये चमकीले नहीं होते हैं। धातु होते हैं जो ध्वनि जैसी आवाज करते हैं, अधातु ध्वनि जैसी आवाज नहीं करते हैं। धातु के अंदर आघातवर्धनता का गुण पाया जाता है, आघातवर्धनता का गुण अधातु में नहीं पाया जाता है। और धातु के अंदर तन्यता का गुण पाया जाता है, जिसे हम पतले तार के रूप में भी खींच सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे भौतिक गुण होंगे। उसके बाद में बात करें इनकी रासायनिक गुणधर्म की, धातु के रासायनिक गुणधर्म। तो रासायनिक गुणधर्म में हम इसमें पढ़ेंगे कि धातु है जो है, धातु है जल के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं, धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया, धातु की क्षार के साथ अभिक्रिया, धातु की गर्म जल ठंडे जल के साथ अभिक्रिया, ये पूरी सभी अभिक्रियाएं भी हम इसमें पढ़ते हुए चलेंगे। तो इन दो चैप्टर को अच्छे से ध्यान में रखना है। और इस अमल वाले में से मैंने आपको अभी बताया था कि इसमें से एक बड़ा क्वेश्चन भी आएगा, इसमें एक बड़ा क्वेश्चन उठेगा, 4 नंबर का बड़ा क्वेश्चन उठने वाला है यहाँ से। उसके बाद में बात करें अपने 4 नंबर लेसन की, तो इसमें आपके कार्बन व उसके यौगिक, कार्बन व उसके यौगिक। तो इस कार्बन वाले में से जो सबसे अच्छे क्वेश्चन उठने वाले हैं वो इन कार्बन की संरचनाएं, ऐसा जो आप मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इनकी जो संरचना बनाने वाले हैं वो संरचना वाला यहाँ से क्वेश्चन 100% उठने वाला है। और प्लस में इसके साथ में जो इनके यौगिक वगैरह बनते हैं उनसे यहाँ से प्रश्न उठने वाला है। तो अपने रसायन विज्ञान की बात करें तो रसायन विज्ञान में केवल और केवल ये 4 चैप्टर है आपके। इन 4 चैप्टर को आप अच्छे से रिवीजन करेंगे। ये चैप्टर आपके कुल 25 नंबर के चैप्टर रहने वाले हैं। अभी अपने जो हमारा दूसरा पार्ट है जीव विज्ञान पे बात करने वाले हैं। तो जो जीव विज्ञान है उसमें भी आपके कुल 4 चैप्टर है, उन पे भी हम बात करेंगे। अभी हमने 4 लेसन तक देखे थे। जो आपका 5वां लेसन है वह है जैव परक्रम। जैव परक्रम अगर अपने बायोलॉजी से हिसाब से बात करें, आपके 10th के हिसाब से बात करें तो सबसे बड़ा चैप्टर और सबसे बड़े के साथ साथ में सबसे अच्छा चैप्टर, सबसे बड़े के साथ साथ में सबसे अच्छा चैप्टर, ये चैप्टर मेरा भी फेवरेट चैप्टर है। जब भी मैं क्लास 10th की शुरुआत करता हूं तो मैं इस जैव प्रक्रम से शुरुआत करता हूं, क्योंकि बायो है जो थोड़ी इंटरेस्ट होती है। और सबसे पहले बच्चों को अगर बायो पढ़ा दी जाए तो उनमें एक इंटरेस्ट पैदा होता है और फिर उनको साइंस आसान लगने लग जाती है। तो इस चैप्टर में से आपके एक बड़ा प्रश्न आने वाला है, एक बड़ा प्रश्न आएगा। इस बड़े प्रश्न में क्या आएगा, आपको सचित्र व्याख्या करनी होगी उसकी, सचित्र व्याख्या। और सबसे बड़ा इसमें से जो प्रश्न उठेगा वो चित्र बनेगा। और चित्र की अगर बात करें, हमें डायग्राम बनाना होगा। वो किसका आ सकता है, सबसे पहले मैं बात करूं तो पाचन तंत्र, पाचन तंत्र। उसके बाद में बात करूं तो श्वसन तंत्र। उसके बाद में बात करें तो उत्सर्जन तंत्र। और इसके बाद में बात करें तो हृदय। और फिर भी अगर इनमें से भी नहीं उठाता है तो एक लास्ट हमारा चित्र बचता है वर्काणु का, वर्काणु या नेफ्रॉन। इसको वो 100% उठाएगा।
तो अगर आप अच्छे नंबर प्राप्त करना चाहते हो इस लेसन से, तो इन 4 या 5 डायग्राम को आप अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। इस लेसन में से प्रश्न जो बड़ा उठेगा वो या तो पाचन तंत्र का सहचित्र व्याख्या पूछेगा आपसे कि पाचन तंत्र की सहचित्र व्याख्या कीजिए, इसकी क्रियाविधि, या फिर श्वसन तंत्र का चित्र और श्वसन तंत्र की क्रियाविधि, और उसके बाद में उत्सर्जन तंत्र और इसकी क्रियाविधि, और फिर आएगा हृदय और इसकी क्रियाविधि, और या फिर पूछेगा वर्गाणु क्या है, वर्गाणु का चित्र बनाते हुए मूत्र निर्माण की प्रक्रिया, आपसे मूत्र निर्माण की प्रक्रिया पूछ सकता है, क्योंकि जो वर्गाणु है ये उत्सर्जन तंत्र में हमें भाग देंगे। जो हमारी किडनी है उस किडनी के अंदर पाया जाता है और रक्त को छानने का काम करता है। और यहीं से एक प्रश्न उठता है अपोहन। अपोहन क्या है? क्योंकि एक किडनी हमारी जब फेल हो जाती है तो उस रक्त को छानने का काम बंद हो जाता है और फिर उस रक्त को मानव शरीर से बाहर निकाला जाता है और फिर वहां से उस रक्त को छान के द्वारा से मानव शरीर में प्रवेश करवाया जाता है। इस विधि को अपोहन या डायलिसिस कहा जाता है। तो ये आप बढ़िया से पढ़ोगे। उसके बाद में इसमें कुछ छोटे प्रश्न भी हैं, वो छोटे प्रश्न भी आप ध्यान में रखोगे। इसके बाद में जो 6 नंबर चैप्टर है वह है नियंत्रण व समन्वय। नियंत्रण व समन्वय अर्थात कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल व कोऑर्डिनेशन। नियंत्रण की बात करें, नियंत्रण का मतलब कंट्रोल करना। तो हमने अभी ये जो जैव प्रक्रम पढ़ा है, इस जैव प्रक्रम में मैंने अभी आपको बताया था कि उत्सर्जन है, पाचन तंत्र है और हृदय है, उसके बाद में श्वसन तंत्र, ये सभी के सभी प्रक्रिया हो रही है। प्रक्रिया मतलब प्रक्रम हो रहे हैं। जैव प्रक्रम की परिभाषा ही हुई होती है ना, जीवों के अनुरक्षण के लिए जो आवश्यक है, जीवन को बनाए रखने के लिए जो आवश्यक है। तो उत्सर्जन, पाचन, श्वसन या परिवहन, इसके बिना तो जीवन संभव नहीं। तो वही जैव प्रक्रम है। लेकिन अभी ये नियंत्रण का मतलब हुआ कि ये जो सभी प्रक्रियाएं हो रही है, श्वसन हो रहा है, पाचन हो रहा है, इन सभी को नियंत्रण कौन कर रहा है? क्या आप चाहकर भी श्वसन रोक सकते हो? क्या चाहकर भी पाचन को रोक सकते हो या चाहकर भी परिवहन को रोक सकते हो? ऐसे थोड़ी है जैसे हृदय से रक्त जा रहा है कि जी मैं तो अब रक्त को नहीं जाने दूंगा आगे, है ना। हृदय को जो धड़कन है उसको भी हम नहीं रोक सकते, हृदय के जो परिवहन है उसको भी हम नहीं रोक सकते। लेकिन इसका नियंत्रण कहाँ हो रहा है? कैसे इसका नियंत्रण हो रहा है? तो इसमें सूचना का आदान प्रदान भी रहता है। तो वो सूचना का आदान प्रदान करने के लिए हमारे शरीर में पाई जाती है तंत्रिका। क्या पाई जाती है? तंत्रिका। तो इस तंत्रिका का अध्ययन करते हैं अर्थात तंत्रिका तंत्र का अध्ययन करते हैं। और इस तंत्रिका से पिछली बार भी प्रश्न पूछा गया था, तंत्रिका का चित्र बनाइए। तो आप इसका बढ़िया से डायग्राम भी ध्यान में रखोगे। जो ये ऐसा प्रश्न भी आ सकता है कि वातावरण में होने वाली अचानक क्रियाओं को क्या कहते हैं? तो प्रतिवर्ती क्रियाएं होगी जो अचानक हो रही है। और जैसे कि किसी गर्म वस्तु के हाथ लगा, हाथ का दूर हटना, ये प्रतिवर्ती क्रिया है। और इस प्रतिवर्ती क्रिया को कंट्रोल कौन करता है? मेरुरज्जु हो जाएगी वहां पे। तो आप इस चीज का अच्छे से अध्ययन करेंगे। आगे अगर अपने बात करें लेसन नंबर 7 की बात करें तो इसमें आ जाएगा जीव जनन या जीव प्रजनन, जीव जनन जो भी आप बोलना चाहो, जीव प्रजनन या जीव जनन। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि जो जनन है उसकी क्या परिभाषा है। अपने जैसे नए जीव पैदा करना ही जनन कहलाता है। जनन क्यों आवश्यक है, जनन के प्रकार कितने हैं, तो इस लेसन में हम जनन के प्रकार कितने हैं। तो जनन है कुल 2 प्रकार के हैं, एक तो लैंगिक जनन और एक अलैंगिक जनन। एक तो लैंगिक जनन और एक अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन है, इसमें 2 जीवों की भागीदारी होती है और नर व मादा। और इधर अलैंगिक जनन की बात करें तो ये एक कोश के जीवों में होता है, जैसे कि अमीबा है, हाइड्रा है। और अलैंगिक जनन की विधियां आपसे पूछ सकता है। टोटल जो मुकुलन है, खंडन, विखंडन, द्विखंडन, मुकुलन है, पुनरुद्भवन है, यह सभी विधियों भी आप बढ़िया से अच्छे से याद करोगे। बनता है अमीबा में जनन। अमीबा में जनन की प्रक्रिया। तो अब यहां एक अच्छी बात ध्यान रखने वाली है। एक प्रश्न तो आता है अमीबा में जनन और एक प्रश्न आता है अमीबा में पाचन प्रक्रिया। पाचन प्रक्रिया, ये दोनों अलग अलग डायग्राम बनते हैं और दोनों ही अलग अलग विधियां हैं। जनन की बात करें तो आप ये वाला डायग्राम बनाएंगे, यहाँ ऊपर एक अमीबा बनाएंगे और उसके बाद में इसको यहाँ से थोड़ा चपटा करेंगे, इसका केंद्रक भी चपटा, और आगे उसके बाद में
दो अलग अलग अमीबा बन जाएंगे। ये तो जनन की बात कर रहा है, ये तो किसकी बात कर रहा है, जनन की बात कर रहा है। और अगर आपसे पूछे पाचन, आपसे पूछे पाचन, तो आप अमीबा का ये चित्र बनाओगे और आपको पता है कि जो अमीबा है वह जब पाचन करता है तो अपनी त्वचा से कुछ कूटपाद प्रवर्ध जैसी आकृति निकालता है। तो आप पहली कंडीशन में यह चित्र बनाओगे, दूसरी कंडीशन में आप ऐसे चित्र बनाओगे और थोड़ा सा इसको ऐसे करोगे और यहाँ एक दिखाओगे खाद्य कण, क्या बनाओगे, खाद्य कण। और तीसरी कंडीशन में फिर वापस से इस खाद्य कण को अंदर ले लेंगे अपने, अर्थात ये जो अमीबा है ये खाद्य कण को अंदर ले लेता है और फोर्थ कंडीशन में वापस फिर अमीबा बन जाता है, इसका पाचन हो जाता है, उत्सर्जन भी हो जाता है। तो ये दोनों बातें आप ध्यान में रखो। पाचन पूछ रहा है या जनन पूछ रहा है, पाचन पूछेगा तो ये पाचन का बनेगा और ऊपर वाला जनन का बनेगा, ये पाचन और वो जनन का। नेक्स्ट लेसन पे बात करें तो हमारा जो 8वां चैप्टर है वह है आनुवंशिकता। आनुवंशिकता, आनुवंशिकता। इस आनुवंशिकता चैप्टर में हम क्या पढ़ते हैं, सबसे बड़ा इसमें जो टॉपिक है आनुवंशिकता क्या है, अर्थात एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों का स्थानांतरण होना ही आनुवंशिकता कहलाती है। और जो आनुवंशिकता की इसमें जनक पूछेगा आपसे और उसके बाद में पूछेगा कि किसने इसकी परिभाषा दी थी। और सबसे बड़ा जो जिक्र होगा वो मेंडल साहब का होगा कि मेंडल ने जो इसके अध्ययन किया था वो कौन से पौधे पे किया था, तो वो आएगा मटर का पौधा। कौन सा पौधा, मटर का पौधा। और मटर का पौधा ही क्यों लिया, ये प्रश्न अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मेंडल ने मटर का पौधा ही क्यों लिया, तो इसके कुछ 6-7 लक्षण है वो आपको लिखने होते हैं। और इसी चैप्टर में एक जो कंफ्यूज करने वाला प्रश्न है वह है एकल संकरण और एक है द्विसंकरण, एक है द्विसंकरण। तो इन एकल या द्विसंकरण में आपसे पूछे तो इनका अगर डायग्राम पूछे तो आप एकल संकरण में ये टी वाला बनाएंगे जिसमें उसने पौधे का क्या लिया था, बोनापन व लंबापन लिया था। बड़े टी, 2 स्मॉल टी और इनको ऐसे मिलाओगे तो ये टी प्राप्त हुआ, इसको इस टी से मिलाया तो बड़ा टी, छोटा टी प्राप्त हुआ, इस टी को इस टी से मिलाया तो बड़ा टी, छोटा टी, और फिर इस टी को इससे मिलाया तो बड़ा टी और छोटा टी। एक तो इसे वापस से उठाया और इसे वापस से उठाया, इधर बड़ा टी, स्मॉल टी, बड़ा टी और स्मॉल टी। जब इनको मिलाया तो दोनों ही कैपिटल टी, इसको मिलाया तो बड़ा टी, छोटा टी, इन दोनों को मिलाया तो सेम बड़ा टी, छोटा टी, और इन दोनों को मिलाया तो दोनों ही दोनों छोटे टी। अब इसे कुछ अनुपात प्राप्त हुआ, अब इसे कुछ अनुपात प्राप्त हुआ। तो पहला जो अनुपात था वो था 1:2:1, 1:2:1। और इसका अगर जीनोटाइप आपसे पूछे तो इसका होगा 3:1, क्योंकि इसके अंदर आप देखिए, इसके अंदर आप देखिए कि इसमें भी एक बड़ा टी, इसमें बड़ा टी, इसमें बड़ा टी। और आप सभी बच्चों को पता है कि जो बड़ा टी है वह प्रभावी लक्षण है, वह क्या है, प्रभावी लक्षण है, इसलिए इसका 1:3:1 होगा। ये तो हमने बात करी एकल अनुपात की। अगर हम बात करें द्विसंकरण की, किसकी बात करें, द्विसंकरण की। अगर इसका आपसे अनुपात पूछे, इसका अनुपात पूछे तो 9:3:3:1 इसका आंसर आ जाएगा। तो जीव विज्ञान को आप ध्यान में रखेंगे। अभी अपने बात करेंगे भौतिक विज्ञान पे। भौतिक विज्ञान है, इसके अंदर क्या क्या है, भौतिक विज्ञान, इसमें भी आपके 4 चैप्टर है। सबसे जो अपने बात 8 नंबर की कर ली, जो 9 नंबर चैप्टर है वह प्रकाश वाला है, अपने प्रकाश। और प्रकाश के साथ साथ में परावर्तन और प्रकाश का परावर्तन व अपवर्तन। तो ये भी बहुत शानदार चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है। आपको प्रकाश के बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए। और परावर्तन अपवर्तन की घटनाएं, परावर्तन क्या है, 100% बनने की संभावनाएं है। परावर्तन क्या है, प्रकाश की जब किरण किसी परावर्तक परत से टकराती है तो वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। अपवर्तन की बात करें तो प्रकाश की जब कोई किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। और इसी के तहत आपको 10 नंबर चैप्टर में है आपकी एक तो मानव नेत्र है, और उसके बाद में एक है रंग बिरंगा संसार, आपका जो रंग बिरंगा संसार। तो इसके अंदर आपको मानव नेत्र के बारे में पता होना चाहिए। सबसे अच्छा क्वेश्चन मानव नेत्र का नामांकित चित्र भी आपको पता होना चाहिए। आपका प्रश्न ये हाफ ईयरली में भी आया था।
तो इसमें प्रकाश की कुछ अन्य घटनाएं आ जाएंगी, जैसे कि श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में टूटना है जो विबग्योर है, और प्रकाश का विवर्तन है, उसका फैलना वगैरह सब यहाँ आ जाएगा। और इसके साथ मानव नेत्र में आप मानव नेत्र के दोष जरूर पढ़ें, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और वो जरा दृष्टि दोष, मोतियाबिंद, ये आप जरूर पढ़ें। यहाँ से 100% प्रश्न उठने की संभावनाएं है। इसी के तहत जो 11वां चैप्टर है अपना विद्युत, 11वां चैप्टर अपना विद्युत, यहाँ से भी एक बड़ा प्रश्न आने वाला है और हो सकता है वो आंकिक प्रश्न आए, न्यूमेरिकल, यहाँ से न्यूमेरिकल प्रश्न उठने वाला है। और इस विद्युत में आपको विद्युत धारा, विभवांतर, और सबसे बड़ा यहाँ से जो चैप्टर है, जो अच्छा टॉपिक है, वह है ओम का नियम। किसका नियम? ओम का नियम। तो उस ओम के नियम से ही आप प्रश्न कर पाओगे। एक जो बड़ा चैप्टर है वह है प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोधों का संयोजन अर्थात श्रेणी क्रम व समांतर क्रम। क्योंकि अगर आपको ये दोनों पता है तभी आप न्यूमेरिकल प्रश्न यहां से कर पाओगे। और जो 12 नंबर चैप्टर है वह विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। इसमें भी आपको विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के साथ साथ परिनालिका वगैरह ध्यान में रखना होगा। फ्लेमिंग का बामस्त नियम आपको ध्यान में रखना होगा, वहां से प्रश्न उठने की 100% संभावनाएं हैं। इसी के साथ आपका एक 13 नंबर चैप्टर है, वह थोड़ा हटके चैप्टर है, पर्यावरण के बारे में है। तो ये पर्यावरण के बारे में चैप्टर है, इसको आप बढ़िया से पढ़ लेना। शायद 4 अंक के या 5 अंक के आसपास प्रश्न रहता है। इसमें सबसे बड़ा जो टॉपिक उठेगा वो खाद्य श्रृंखला हो सकता है। क्या हो सकता है? खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला इसमें से उठ सकता है कि जो खाद्य श्रृंखला है वो क्या है। पारितंत्र एक अच्छा प्रश्न है यहाँ से, पारितंत्र, पारितंत्र और खाद्य श्रृंखला में पाए जाने वाले जीव। तो ये कुल मिला के हमारे 13 चैप्टर है। अगर आप इतना एक बार रिवीजन भी कर लोगे ना सभी चैप्टर का, तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कि आप सभी बच्चों के 85+ नंबर जाने ही वाले हैं। और अगर आपने थोड़ा सा पीछे गहन अध्ययन कर रखा है और अब इन 3 दिनों में बढ़िया से रिवीजन कर लोगे तो आपके 100/100 आने वाले हैं। कौन कहता है कि साइंस में 100/100 नहीं आते? कोई लाने वाला हो, साइंस में 100/100 आते हैं, 100 में से 100 आएंगे। और दूसरा, ब्लूप्रिंट वगैरह पे कुछ विश्वास मत करना, आपने एसएसटी में देख लिया है कितना का ब्लूप्रिंट के हिसाब से आया है। आप किसी एक भी चीज पे नहीं रहिए, न कोई डेस्क आप पे रहना है, न किसी एक बार संजीव पे रहना है, एक बार बुक पे भी कंप्लीट नहीं रहना है। हमें थोड़ा थोड़ा ज्ञान हर जगह से प्राप्त करना है, लेकिन जो मुख्य बातें हैं वो आपको जहां कहीं से भी देखने को मिले। आपको बुक अच्छी लग रही है, बुक से पढ़िए। आपको संजीव अच्छी लग रही है तो संजीव से पढ़िए। आपको डेस्क वर्क अच्छा लग रहा है तो आप डेस्क वर्क वाले क्वेश्चन पढ़िए। अगर आपके पास अच्छे से नोट्स बने हुए हैं तो आप उन नोट्स से भी बढ़िया से पढ़ सकते हैं। कुल मिला के हमें इन 3 दिनों में इन 13 चैप्टर को 2-2 बार तो पढ़ना ही पढ़ना है। एक बार के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।